हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के व्याख्यान की श्रृंखला में हम समाजवादी विचारक कार्ल मार्क्स पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो उनकी प्रमुख अवधारणा है उस पर अध्ययन प्रारंभ किया था। आज की क्लास में हम उसकी जो विशेषताएं हैं द्वंद्वात्मक सिद्धांत की उस पर चर्चा करेंगे। जब हम मार्क्स के भौतिकवादी द्वंद्वात्मक सिद्धांत का अवलोकन करते हैं तो कुछ विशेषताएं हमारे सामने दृष्टिगोचर होती हैं। सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि मार्क्स का ये मानना है कि प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं वो एकत्र की कोई वस्तुओं का संग्रह नहीं है। उसका मानना है कि प्रकृति में जो भी पदार्थ हैं वो एक दूसरे से संबद्ध हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। इनको मात्र एक ऐसा नहीं है कि अचानक से वस्तुएं यहाँ पर आ गई हैं, मतलब किसी न किसी इनमें लॉजिकल रिलेशन है और एक दूसरे से चीज़ों में संबद्धता होती है। यानी कि जो पदार्थ है, जिस पदार्थ की वो बात कर रहे हैं उनमें उसकी दूसरी चीज़ों से कहीं ना कहीं संबद्धता है और इसके कारण ही उसका विश्व में अस्तित्व है। दूसरी बात जो कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि वे वस्तुओं की गतिशीलता में विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो भौतिक पदार्थ को अपने अध्ययन का आधार मानते हैं। तो कहते हैं कि भौतिक पदार्थ गतिहीन नहीं है, यानी कि प्रकृति का जो भी प्रत्येक कण है, यहाँ की रेत के छोटे से छोटे कण से लेके सूर्य पिंड तक जो भी पदार्थ है वह गतिशील है और उसमें परिवर्तन होता रहता है और नित्य इनमें आपस में प्रतिद्वंदिता रहती है और प्रतिद्वंदिता के आधार पर इनमें परिवर्तन होते रहते हैं और ये परिवर्तन नीचे से ऊपर की ओर चलायमान होते हैं। और इस प्रकार प्रकृति में इस द्वंद्व के आधार पर पदार्थों का विकास का एक क्रम चलता रहता है, जिसमें पुराने पदार्थों का विनाश होता रहता है और नए पदार्थ अस्तित्व में आते रहते हैं। ये दूसरी विशेषता उन्होंने बताई है कि जो पदार्थ है या जो ये चराचर जगत है इसमें जो पदार्थ है वो गतिशील भी रहता है। तीसरी विशेषता उनके द्वंद्ववाद की जो सामने आती है कि वो ये कह रहे हैं कि संसार में जो भी परिवर्तन होते रहते हैं ये मात्रात्मक भी होते हैं और गुणात्मक भी होते हैं। जब वो गेहूं के दानों का उदाहरण दे रहे हैं जो हमने आपको पिछली क्लास में दिया था, तो कार्ल मार्क्स ये कह रहे हैं कि जो गेहूं का एक अंकुर है और जब वह कई दानों में ट्रांसफ़र हो जाता है तो ये हमको मात्रात्मक परिवर्तन दिखाई देता है। तो ये जो परिवर्तन, लेकिन इसके साथ ही साथ प्रकृति में अनेक परिवर्तन हमको और भी दृष्टिगोचर होते हैं और ये परिवर्तन द्वंद्व के कारण होते हैं और मात्रा से गुण की ओर इनका जो परिवर्तन है ये आकस्मिक होता है। नेक्स्ट द्वंद्ववाद की जो चौथी विशेषता वो बता रहे हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु में आंतरिक विरोध है, यानी कि प्रत्येक वस्तु के दो पक्ष हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक, और इस वस्तु के इन दोनों पक्षों में निरंतर द्वंद्व या संघर्ष चलता रहता है, जिसमें पुराना तत्व नष्ट होकर के नवीन हो जाता है और इन दोनों का जो निरंतर संघर्ष है ये विकास का क्रम है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कार्ल मार्क्स अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत से में ये प्रमाणित करना चाह रहा है इस पदार्थ की बाती, इस विकास क्रम की बाती कि पूंजीवाद का जो शोषक स्वरूप सामने आया के कारण साम्यवादी समाज की स्थापना किस प्रकार से होगी और क्योंकि एक ऐसे समाजवादी समाज की स्थापना होगी जिसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण नहीं करेगा और विकास की प्रक्रिया का लक्ष्य भी यही है। तो हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स के अनुसार प्रत्येक संसार में जितना भी पिछले इतिहास में जो भी युग रहे हैं उनमें हमेशा से दो या दो से अधिक
आर्थिक शक्तियाँ रही हैं और इन आर्थिक शक्तियों में हमेशा विरोध रहा है और इस विरोध के कारण विकास होता रहा है और वो विकास का जो क्रम है इसके पीछे आर्थिक शक्तियाँ हमेशा से विद्यमान रही हैं। जब हम वर्तमान युग में भी देखते हैं तो पूंजीवाद और सर्वहारा वर्ग जो मजदूर वर्ग है इसके संघर्ष के परिणाम स्वरूप कार्ल मार्क्स कह रहे हैं पूंजीवाद का अंत हो जाएगा और मजदूरों की सरकार या मजदूरों का राज अर्थात साम्यवाद की स्थापना होगी। तो द्वंद्ववाद में अपने विश्वास के कारण ही मार्क्स अपने अध्ययनों में से परिणाम निकालते हैं कि जो समाजवाद या अथवा साम्यवाद का जो भवन होगा यह सिर्फ पूंजीवाद की जो भस्म होगी या पूंजीवाद का जो विनाश हो जाएगा उसकी भूमि पर ही साम्यवाद के भवन का निर्माण होगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंगली कि इतिहास की प्रत्येक युग में उत्पादन की शक्तियाँ में हमेशा से आर्थिक संबंध इम्पॉर्टेंट रहे हैं। अगर हम लोग एलेबोरेटली देखें तो प्राचीन युग में जब हम जहाँ देखते हैं तो वहाँ पे स्वतंत्र नागरिक और दास का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे दोनों शक्तियाँ रहें। जब हम मध्य युग में आते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भूमिपति यानी कि जागीरदार या दास के रूप में किसान रहे और जब हम वर्तमान युग की बात करते हैं संघर्ष की तो हम देखते हैं कि पूंजीपति और मजदूर वर्ग है और इनके बीच के संघर्ष में हम ये देख रहे हैं कि कुल मिलाकर के हमेशा से दो या दो से अधिक वर्ग रहे और इनके संघर्ष से ही मानव इतिहास की प्रगति हुई है। तो कार्ल मार्क्स ये कहना चाह रहे हैं कि इस संघर्ष का जो अंत होगा जो हमेशा से समाज में रहा है अल्टीमेटली एक वर्ग विहीन जिसमें समाज में कोई वर्ग नहीं होगा और ऐसे समाज की स्थापना होगी। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि वो कार्ल मार्क्स जिस इतिहास के विकास की बात कर रहे हैं वो हमेशा एक के बाद अनेक स्टेप से गुजरा है और कुल मिला इसमें उत्पादन की शक्तियाँ यानी कि आर्थिक शक्तियाँ प्रोमिनेंट रही है। इन सभी में जो भी शक्तियाँ नहीं हैं उनमें हमेशा द्वंद्व रहा है और इसके कारण द्वंद्व के कारण विकास की गति को प्रोत्साहन भी मिला है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार्ल मार्क्स ने जिस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की वो बात कर रहे हैं तो उनका जो ये सिद्धांत है वह हमको क्योंकि वो उनका जो भी संपूर्ण दर्शन है वो हमको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के स्तंभ पर ही टिका हुआ प्रतीत होता है। लेकिन एलेबोरेटली अगर हम मार्क्स के विचारों का अध्ययन करें या उनकी समीक्षा करें तो हम ये कहते हैं कि कहीं भी कार्ल मार्क्स अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि उनकी जो द्वंद्ववाद की धारणा है वो अत्यंत अस्पष्ट दिखाई देती है। वो कहीं भी एलेबोरेटली या बहुत क्लियरली या साधारण अर्थों में इस बात को नहीं समझा पा रहे हैं। तो इसलिए उनका जो संपूर्ण द्वंद्वात्मक का जो सिद्धांत है बहुत ही रहस्यपूर्ण दिखाई दे रहा है। एक बात हम और अगर इसके अंदर ऐड करें कि कार्ल मार्क्स का जो संपूर्ण सिद्धांत है वो संघर्ष को ही मानवीय प्रवृत्ति या मानवीय विषयों में एक महत्वपूर्ण भाग या महत्वपूर्ण पार्ट के रूप में या महत्वपूर्ण एक्टिविटी या महत्वपूर्ण कॉज के रूप के अंदर देखता है। जबकि हम इसे देखते हैं कि ऐतिहासिक विकास में मात्र संघर्षों को ही हम कोई चालक शक्ति का श्रेय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये भी सही है कि एक पक्के मार्क्सवादी के रूप में सिर्फ मार्क्स या उसकी विचारधारा को कठोरता से मानने वाले लोग ही गेहूं के दाने के प्रस्फुटन को निषेध का निषेध या इस प्रकार के द्वंद्व की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए गेहूं के पौधे के विकास में न तो उसको संघर्ष दिखाई देता है न कोई विरोध दिखाई देता है। तो इस प्रकार ऐसी घटना को कार्ल मार्क्स पूरी तरह से क्लियरली नहीं समझा पाए हैं। एक अंतिम बात जो कार्ल मार्क्स के भौतिक द्वंद्ववाद के समीक्षा में सामने आती है कि उन्होंने संपूर्ण संसार के विकास को में भौतिकवादी दर्शन को अपनाया है, यानी कि वे उत्पादन की शक्तियों को
या प्रोडक्टिव जो फोर्सेस हैं, आर्थिक शक्ति है, उनको ही वो संपूर्ण अपने अध्ययन का केंद्र या हम कहें संसार के विकास का मापदंड या आधार मानते हैं। जबकि हम ये भी देखते हैं कि आधुनिक युग में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो भौतिकवाद की ओर उन्मुख है। लेकिन अगर हम संपूर्ण मानव इतिहास के सर्वकालिक विकास को जब हम अध्ययन करते हैं तो हम यही नहीं देखते हैं कि मनुष्य हमेशा से सिर्फ भौतिक समृद्धि या भौतिक उन्नति ही चाहता है। जब हम हीगल के द्वंद्ववाद को देखते हैं तो देखते हैं कि वो आध्यात्मिक आधार पर इस द्वंद्ववाद को परिभाषित करता है। लेकिन ये भी है कि कार्ल मार्क्स अपने हीगल से प्रभावित होते हुए भी उनके आध्यात्मिकता के आधार को अस्वीकार करते हुए भौतिकता के आधार पर या पदार्थ के आधार पर ही संपूर्ण जगत के विकास के जो उसका जो चक्र है उसको स्वीकार कर रहा है। और ये सिर्फ कह देने से कि वो कह रहा है कि हीगल गलत थे और उन्होंने उसके सिद्धांत को पुनः उल्टा कर दिया है, तो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जो इतिहास या जो विश्व अपनी भौतिकवादी चरमता पर पहुंच चुका है वह पुनः आदर्शवाद और आध्यात्मवाद की ओर उन्मुख भी हो सकता है। और वर्तमान इतिहास में हम इस बात की संभावनाओं से इनकार भी नहीं कर सकते हैं। तो निष्कर्ष के रूप में, सार के रूप में हम ये कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का वाद, प्रतिवाद और संवाद का जो विचार है वो आर्थिक है, या जिस लक्ष्य की ओर मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अग्रसर हो रहा है वह एक ऐसे समाज की स्थापना के लक्ष्य को लेकर चल रहा है जिसमें ना कोई भेद होगा, न ही कोई शोषण होगा। लेकिन हम ये भी इस बात को भी अच्छे से जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि वर्गहीन समाज की स्थापना के साथ वर्ग संघर्ष की या द्वंद्ववाद की प्रक्रिया कोई रुक जाएगी। धन्यवाद।